तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक ऐसी सीरीज जो यकीनन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। हम आज के दिन से स्टार्ट कर रहे हैं ई कैट मैथ्स के एमसीक्यूज़ और ई कैट मैथ्स के एमसीक्यूज़ में हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ई कैट मैथ्स में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स ऑफ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, दाऊद यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है। इनकी पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे और साथ साथ में एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे और इसी तरह से उस्मान यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट कर रही है दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी और एनईडी यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट कर रही है उस्मान यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी। कराची यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करती है, एनईडी यूनिवर्सिटी इन दोनों यूनिवर्सिटी का टेस्ट कंडक्ट करेगी, दाऊद यूनिवर्सिटी का और उस्मान यूनिवर्सिटी का, और अपना टेस्ट तो ऑब्वियसली खुद ही कंडक्ट करेगी। तो इसका मतलब यह है कि इन तीन यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट तो सिमिलर ही होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न अलग होता है, तो मैं आपको इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट पैटर्न बता देता हूँ कि एनईडी यूनिवर्सिटी दाऊद और जो कौन सी यूनिवर्सिटी है उस्मान, इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हर सब्जेक्ट 25% होगा, यानी 25% फिजिक्स और 25% मैथ्स, 25% केमिस्ट्री, 25% केमिस्ट्री और 25 या केमिस्ट्री या कंप्यूटर जो भी आपका सब्जेक्ट है, और 25% इंग्लिश, ठीक है। जबकि ये जो कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हर सब्जेक्ट, ये चारों सब्जेक्ट जो होंगे वो 20% ईच होंगे, प्लस 20 मार्क्स होंगे, या 20% जो होगा वो आईक्यू और जनरल नॉलेज के सवालात होंगे, जनरल नॉलेज प्लस आईक्यू के सवालात होंगे कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर। तो आपको बेसिक डिफरेंस तो इनके अंदर समझ में आ ही क्या होगा। हम करने क्या लगे, हम कराची यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स को और जो एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स हैं और ऑब्वियसली दाऊद यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स को हम क्या कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से सब्जेक्ट के इस सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एमसीक्यू से, ओनली मैथ्स के एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा गोल है, गोल इज टू रीच 200+ एमसीक्यूज, लेकिन अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू को, पहले एमसीक्यू के अंदर क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर क्या कहा जा रहा है कि अगर एक सेट है ए और उस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, और एक और सेट है बी और वो बराबर है बी सी ई जी एच के, और एक और सेट है सी और वो बराबर है डी ई एफ जी एच के, देन बी ओवर ए ब्रैकेट और फिर दोबारा से ओवर सी लिखा हुआ है, ये किस चीज़ के बराबर होगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आपको 4 सेट्स गिवन है। हमारे पास पहला जो सेट है वो पहला सेट है ए का ऑब्वियसली, फिर बी का सेट है, फिर सी का सेट है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना बी ओवर ए का मतलब होता है बी में से ए को माइनस करना है, और बी में से ए को माइनस करने का मतलब ये है कि आप जब एलिमेंट्स को माइनस कर लेंगे तो सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि बी के होंगे, बी के बचे हुए एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर बी माइनस ए का मतलब है कि ओनली एलिमेंट्स लेफ्ट ऑफ बी लिखे जाएंगे, यानी कि जो भी पहला सेट है उसके एलिमेंट्स बचे हुए लिखे जाएंगे। अगर आपसे कहा जा रहा है कि बी ओवर ए ओवर सी, इसका मतलब ये होगा कि पहले आप बी में से ए को माइनस करें, जो एलिमेंट्स बी के बच जाएं उसमें से आप किसको माइनस कर दें, उसमें से आप माइनस कर दें सी के एलिमेंट्स को। तो आपके पास जो एलिमेंट्स इस ब्रैकेट के बचेंगे वही काउंट होंगे, यानी कि ओनली एलिमेंट्स लेफ्ट ऑफ बी माइनस ए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इस एमसीक्यू को। हमने 1 मिनट के अंदर कोशिश करनी है इस एमसीक्यू को सॉल्व करने की। अभी तक 4 मिनट गुजर चुके हैं और हमने एक भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया। हम इस एमसीक्यू को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब देखें, एलिमेंट बी है, बी में से मैं ए को माइनस कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बी ओवर ए लिखा हुआ, सबसे पहले बी में से ए को माइनस करना पड़ेगा। तो आप बी में से ए को माइनस करें, कौन कौन से एलिमेंट्स बच जाएंगे, जैसे कि बी कट जाएगा यहाँ पे बिल्कुल, सी से सी कट जाएगा यहाँ पर बिल्कुल कट जाएगा। मैं यहाँ पर आपको साफ सुथरा करके लिख के दिखाता हूँ आपको, लेकिन डायरेक्ट ही करना ही है। अब मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा क्योंकि मैं आपको करके बता रहा हूँ। बी सी ई जी एच माइनस, फिर उसके बाद आप ए के एलिमेंट्स को लिख रहे हैं। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और ई। अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बी के बचे हुए एलिमेंट्स को लिखना है। अब यहाँ पर बी और सी ये तो कट गए, अब कौन सा एलिमेंट्स बच गए, यहाँ पर एलिमेंट्स बचे हैं बी के एलिमेंट्स सिर्फ ई जी एच। तो हमारे पास ई जी एच बच जाएगा,
ये सेट का जो आंसर होगा EGH, ये तो एक आंसर हमारा बन गया, 1 मिनट भी गुजर गया। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, अब B माइनस A के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से आपने माइनस कर देना है C के एलिमेंट्स को। C ये यहाँ पे ओवर C लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, EGH में से माइनस करेंगे, EGH माइनस C के एलिमेंट्स कौन कौन से, C के एलिमेंट्स हैं DEF GH। तो देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे बस बच जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, E से E को कैंसिल कर दिया, G से G को कैंसिल कर दिया और H से H को कैंसिल कर दिया। अब हमने कौन से एलिमेंट्स लिखने थे, हमने एलिमेंट्स लिखने थे एलिमेंट्स लेफ्ट ऑफ B माइनस A। तो B माइनस A के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर एक भी सेट नहीं बचा, यानी कि नल सेट हमारा राइट आंसर होगा। और नल सेट यहाँ पर मौजूद है ऑप्शन बी के अंदर, तो इट इज़ द राइट आंसर। आई होप यू गेट द पॉइंट। हमने 1 मिनट 50 सेकंड के अंदर ये वाला एमसीक्यू सॉल्व किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछा जा रहा है कि ओमेगा ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो 1 - ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4 की क्या वैल्यू होगी। तो ज़रा देखते हैं, हमारे पास एक रिलेशन है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, वो ये है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। अगर आप इस रिलेशन को थोड़ा ड्राइव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 के। और इसी तरह से 1 + ओमेगा बराबर हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर के, और 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -ओमेगा के। और ओमेगा क्यूब बराबर होता है किस चीज़ के, 1 के। ओमेगा की पावर 4 बराबर होता है ओमेगा के। ये कुछ रिलेशन है जो आपको जो कि आपको अपने ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं, ये हमारा सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 पर वापसी आते हैं। इस सवाल के अंदर वो क्या बोल रहे हैं कि 1 - ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4 किस चीज़ के बराबर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अपनी जगह पर है, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकल रहा है, हमने माइनस को कॉमन निकाला है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी होल पावर हो जाएगी 4। अब ये क्या हो जाएगा, 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे माइनस का ओमेगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का ओमेगा। और सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था कि हमारे पास है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ऊपर होल की पावर हो जाएगी 4। अभी क्या हो जाएगा, 1 - -1 यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 की होल पावर 4 हो जाएगी। आप जितने स्टेप्स मिस कर दें, जितने स्टेप्स छोड़ दें उतनी अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 के बराबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू गेट द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारा। एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इफ x³ + 3x - 2 को अगर डिवाइड किया जाए x + 2 से तो रिमाइंडर क्या होगा। देखें, ये सवाल ना बहुत आसान है, इसको करने की एक डायरेक्ट ट्रिक है। वो डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि आपके पास लिखा हुआ है x³ प्लस का 3x माइनस का 2 लिखा हुआ है। आप यहाँ से क्या करें, ये वाला जो फैक्टर है x + 2, इस x + 2 को 0 के बराबर इक्वेट करें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, तो ये हो जाएगा x = -2, और आप -2 पुट कर दें, जो आपका आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। तो ये हो जाएगा -2 का होल क्यूब प्लस 3 × x की जगह पे आएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा -2। ये क्या हो जाएगा, -2 का होल क्यूब हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 × 6 और -2, तो ये हो जाएगा -8 -6 -14 -14 और -2 हो जाएगा -16। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -16। और इस एमसीक्यू को हमने 1 मिनट में सॉल्व किया। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि इफ फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म, पहली टर्म और चौथी टर्म एक जीपी की है 500 एंड 32 रिस्पेक्टिवली, तो उसकी सेकंड टर्म क्या होगी। देखें, दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर बोलने कि पहली टर्म एक जीपी की बराबर है 500 के और दूसरी टर्म जीपी की बराबर है 32 के, तो हमें T2 मालूम करना है। यानी कि फर्स्ट टर्म हो गई T1 को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। एक जीपी के अंदर एक बात आपको याद रखनी चाहिए, जीपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है हम उसको A बोलते हैं, जो सेकंड टर्म होती है हम उसको बोलते हैं AR, और जो थर्ड टर्म होती है हम उसको बोलते हैं AR², और फिर फोर्थ टर्म को बोलते हैं AR³ और इस तरह से ये चलते 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 जो लास्ट टर्म होगी TN, उसके अंदर भी क्या हो रहा होगा कि A अपनी जगह पर रहेगा, R के अंदर क्या हो रहा होगा, जो n है n में से 1 माइनस हो रहा होगा। जैसे 4 था तो यहाँ पे 4 - 1 3 हो गया, 3 था तो 3 - 1 2 हो गया, और 2 था तो 2 - 1 1 हो गया। यहाँ पे इस तरह n होगा तो n - 1 हो जाएगा। ये TN का जनरल फॉर्मूला होता है। अब हमने करना क्या है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है A, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 500। आपको लग रहा होगा शायद टाइम ज़्यादा लग रहा है सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप यकीन मानिए कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप खुद से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा।
यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 500 है, और उसके बाद फोर्थ टर्म देखें, फोर्थ टर्म किस चीज़ के बराबर होगी, ए आर क्यूब के। तो हमने यहाँ पे T4 लिखा, T4 बराबर है ए आर क्यूब के, और ये बराबर हो जाएगा 32 के। हमें क्या चीज़ निकालनी है, हमें सेकंड टर्म मालूम करनी है, T2 हमें फाइंड आउट करना है। अब करेंगे कैसे, बहुत आसान है। देखिए हमें पहली टर्म पता है, ए जो है वो 500 के बराबर है, ए यहाँ पर 500 के बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है बस इस जगह पे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, T4 को आप एक काम करिए, T4 को T4 को आप डिवाइड कर दीजिए T1 से, या तो ये कर लीजिए, या फिर सिंपल सिंपल ए आर क्यूब लिखा हुआ है, ए आर क्यूब को 32 के बराबर आपने रखा हुआ है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, ए की वैल्यू पुट कर ली, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 500, तो 500 इंटू आर क्यूब इक्वल्स टू 32 लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि आर क्यूब अपनी जगह पर है, 32 इधर डिवाइड, 32 अपनी जगह पर 500 मल्टीप्लाई आता है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। अब आप 2 का टेबल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 16 32, 2 50 500, फिर दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 8 16, और ये 2 125 250 बन जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर आर क्यूब बराबर हो रहा है किस चीज़ के, 8/125 के। अगर आप दोनों साइड पर क्यूब रूट ले लें, इधर भी क्यूब रूट ले लें और यहाँ पर भी क्यूब रूट ले लें, तो क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी, r इक्वल्स टू 8 का क्यूब रूट निकलेगा 2, और 125 का क्यूब रूट निकलेगा 5। ठीक है, अब हमारे पास r की वैल्यू हो गई 2/5। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि T2 की जगह पर उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, T2 का फॉर्मूला है AR, तो T2 अपनी जगह पर आएगा, a की जगह पर क्या आएगा, a की जगह पर 500, r की जगह पर क्या आएगा, r की जगह पर भाई साहब आ जाएगा 2/5। अब ये क्या हो जाएगा, 5 1 5, 500 500 सा 500, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 200, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। अब दोस्तों हमने यहाँ पर करना क्या है, इस एमसीक्यू के अंदर एमसीक्यू नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है डेरिवेटिव ऑफ 5 ln 5x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x। देखो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारे पास लिखा हुआ है d/dx, साथ में लिखा हुआ है ln 5x प्लस 2, लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट करना। देखो ln का डेरिवेटिव क्या होता है, ln के साथ में जो भी टर्म होती है हम उसको अपॉन में लिख लेते हैं, जैसे कि ये 1/5x प्लस 2 हो जाएगा सबसे पहले तो, फिर 5x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x प्लस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा 5 1 5, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 5x प्लस 2, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा 5x प्लस 2। ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बनेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। अब यहाँ इस सवाल के नाम से क्या पूछा जा रहा है, सवाल के नाम से पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 6 में cos x डॉट कोसेक x प्लस sin x डॉट सेक x, ये किस चीज़ के बराबर होगा, तो ज़रा चेक करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है cos x डॉट कोसेक x, सही है, प्लस साइन x डॉट सेक x लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, cos x की जगह पे लिखेंगे cos x, इसको छेड़ना गुनाह कबीरा है। कोसेक x की जगह पे लिखेंगे 1/sin x, प्लस साइन x की जगह पे साइन x लिखेंगे, इसको छेड़ना भी गुनाह कबीरा है। अब सेक x की जगह पे हम लोग लिख लेंगे सेक, रेसिप्रोकल होता है cos को, तो ये हो जाएगा 1/cos x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, cos x इस वाले cos x से मल्टीप्लाई होगा, cos x उस वाले cos x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और उसके बाद साइन x इस वाले साइन x से आके मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यानी कि ये कुछ इस तरह से होगा कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये बहुत गंदा कर दिया मैंने। यहाँ पर cos x से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा cos स्क्वायर x, प्लस साइन x से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर x, साइन x cos x से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा साइन x इंटू cos x। अब देखें cos स्क्वायर x अपॉन प्लस साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा 1/sin x इंटू cos x। आप यहाँ पर ना स्टेप्स को खाने की कोशिश करिएगा, मैं पूरे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखें 1/sin x किस चीज़ के बराबर होगा, 1/sin x बराबर हो जाएगा कोसेक x के बराबर, और यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ 1/cos x, 1/cos x किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सेक x के बराबर। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। इस सवाल के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, सवाल के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3x² प्लस पी एक्स प्लस 7, और इसके इस एक्सप्रेशन के या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा p का, ये हमें बताना है। और ये समझ तो नहीं आया है कि सवाल में करना क्या है, तो ज़रा फिर भी चेक करते हैं। हमारे पास बोल रहे हैं एक इक्वेशन है 3x² प्लस पी एक्स 3x² प्लस पी एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट p की वैल्यू निकालनी है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमें p का फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे जरा चेक करते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि रियल रूट्स हैं, तो रियल रूट्स के अंदर
जो डिस्क्रिमिनेंट होता है रियल रूट से, तो रियल रूट्स के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन जीरो रखेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और हमने इसको ग्रेटर देन जीरो रखना है क्योंकि रियल रूट से, तो हमने b की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करी, b की जगह पे आएगा बी स्क्वायर माइनस 4, अपनी जगह पे a की जगह पे आएगा 3 और c की जगह पे आएगा 7, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 3 12, 12 7 जा 84 हो जाएगा, 12 7 जा 84 ही होता है ना, 12 7 जा 84 ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद पी स्क्वायर माइनस 84 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 84, तो पी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा 84 से। दोनों साइड पे हम लोग रूट ले लेंगे, यहाँ पर जब रूट लेंगे तो हमें ये बात पता है कि जो 9 है 9 का स्क्वायर होता है 81, 84 का रूट निकालेंगे तो ऑब्वियसली 9 से तो बड़ी वैल्यू आएगी, 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा, विदाउट कैलकुलेटर कर रहा हूँ। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा p ग्रेटर देन 9 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब p 9 से बड़ा है, यानी कि p 10 के बराबर है, करीब तरीन होगा 9 के। तो देखिए 9 नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 9 से बड़ा नंबर 84, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, ये हो जाएगा गलत। रूट के अंदर 84 लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपके साथ फिर की ले रहे हैं ये। हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 के p जो है वो ग्रेटर देन 9 है, यानी कि 10 के बराबर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। इस एमसीक्यू के अंदर ना हमसे एक सवाल किया जा रहा है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किस चीज़ के बराबर होगा। तो हाँ, मुझे इंटीग्रेशन को कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करना नहीं आता है, आप इसके लिए सर हाशिम जिया की वीडियोस जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट ट्रिक समझा सकता हूँ। वो डायरेक्ट ट्रिक बड़ी आसान सी है जो मैंने यहाँ पर समझी है। ये इंटीग्रेशन के एक्चुअली 8-9 फॉर्मूलाज होते हैं, आप कोई भी याद तो नहीं रख सकते, तो आपको डायरेक्ट बता दूँ। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, आप सबसे पहले इनका होल स्क्वायर बना के लिख लें, तो ये हो जाएगा ए एक्स का होल स्क्वायर साथ में लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर। अब देखें इसका जो भी आंसर होगा ना उसके अंदर क्या हो रहा होगा, उस आंसर के अंदर कहीं ना कहीं पर ए एक्स साथ आ रहा होगा प्लस ए और बी मिलाकर आ रहे होंगे, यानी कि ए और बी कहीं पे मिलाकर आ रहे होंगे, इस तरह करके। या तो ए एक्स आ रहा होगा, ए एक्स साथ ए एक्स आ रहा होगा और ए बी आ रहा होगा, दोनों आ रहे होंगे इसके आंसर के अंदर। तो आपने देखना है कहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए आ रहा है, ए एक्स नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी बी आ रहा है, तो ये वाला, और एक्स के साथ में ए नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर भी सिर्फ बी आ रहा है, ये भी सही आंसर नहीं है। यहाँ पर ए बी तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर ए एक्स नहीं आ रहा, तो ये आंसर भी गलत है। यहाँ पर ए बी भी आ रहा है और यहाँ पर ए एक्स भी आ रहा है, तो हमारा ये वाला आंसर सही होगा। डायरेक्ट 2 नंबर तरीके से आप उसको सही करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है। इस एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, हमें मालूम करनी है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम 5,1 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 4y माइनस का 3 इक्वल टू 0। मुझे नहीं याद ये हमारा कौन सा एमसीक्यू है, आगे जाके नंबरिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो आप काउंट करते रहिएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल की ऊपर से देखें, एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर से टेंजेंट पास हो रहा है, किसी एक पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट है हमारे पास 5,1। अब हमने क्या बताना है, हमने इस टेंजेंट की लेंथ बतानी है, सही है। अब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 4y माइनस का 3। मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का। आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने तो आप रूट के अंदर क्या करें, इस पूरी एक्सप्रेशन को पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4y माइनस का 3। इस इक्वेशन को पुट करें, एल अपनी जगह पर रहेगा, अंडर रूट एक्स की जगह पर क्या कर दें, एक्स और वाई की जगह पर उनके पॉइंट्स पुट कर दें, जैसे कि 5 का स्क्वायर और वाई की जगह पुट कर दें 1 का स्क्वायर प्लस 6, एक्स की जगह पर आ जाएगा, एक्स की जगह पर आएगा 5 और यहाँ पर -4, वाई की जगह पे क्या आएगा 1 और -3 इक्वल -3। अभी क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस का 6 5 30, ये हो जाएगा 56। इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो 56 में से माइनस करना है हमने 4 और -3, 56 -7, 56 -7 कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 49, और 49 का रूट निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 7। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 7। आई होप यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर बोलना है फाइंड ग्रेडियंट। हमें ग्रेडियंट मालूम करना है। ग्रेडियंट से मुराद होता है कि हमें स्लोप निकालना है, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें ग्रेडियंट मालूम करना है, स्लोप m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और हमारे पास एक कर्व है y इक्वल्स टू ये पूरा कर्व है, हमारे पास पॉइंट भी गिवन है 3,4। तो एक बात समझ लीजिए कि जो ग्रेडियंट है वो बराबर होता है dy अपॉन dx के। अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू 36 अपॉन 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, ग्रेडियंट पता लग जाएगा। ये हो जाएगा dy अपॉन dx, एक्स की रिस्पेक्ट मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला। अब यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ। आप सब लोगों को u अपॉन v का फॉर्मूला आसान लगता है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, हालांकि जरूरी नहीं है
हालांकि इसको u अपॉन वी से सॉल्व करना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि u अपॉन वी का फॉर्मूला सबको याद होता है तो मैं इससे करवा देता हूँ। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। अब देखें आपने करना ये है कि हमने सबसे पहले v को लिखना है। v क्या चीज़ है, 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर और u का डेरिवेटिव 36 का डेरिवेटिव 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसको कुछ करना नहीं है, इसको हटा देते हैं। माइनस फिर क्या हो जाएगा, माइनस ही वाला u की जगह पे हम लिख लेंगे 36। और अब हम किस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, v का। v क्या चीज़ है, 2x माइनस 5 की होल पावर 2। तो 2 क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2 कोफिशिएंट बन जाएगा, फिर उसका हो जाएगा 2x माइनस 5 और इसकी पावर हो जाएगी 1। फिर 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव भी यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, नीचे डिवाइड में अब हम क्या करेंगे, नीचे डिवाइड में हमारे पास लिखा हुआ है 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसकी पावर हम लोग कर देंगे 4, क्योंकि v का स्क्वायर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 144। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लें, x की वैल्यू है 3। जब आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 माइनस 5 हो जाएगा 1। नीचे क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, 1 की पावर 4 हो जाएगा 1। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 144। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। अब यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 के अंदर पूछा जा रहा है कि इफ P1 और 2 ये जो है मिड पॉइंट है A का, यानी कि 2,5 का, और B का, तो कोऑर्डिनेट्स B के क्या होंगे। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला था सिंस x, y इक्वल्स टू, ये बराबर था x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखें यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं P जो है वो मिड पॉइंट है, P1, 2 ये मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x, y की जगह पे मिड पॉइंट पुट कर देंगे 1, 2। x1 की जगह पर आएगा हमारे पास 2 और x2 की जगह पे हम लोग लिख लेंगे x2 और नीचे डिवाइड में आ जाएगा 2। y1 की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, y1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमने यहाँ पे लिखा 5 प्लस y2 की जगह पे लिखेंगे y2, नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा 2। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू को x की वैल्यू से कंपेयर करना है और y की वैल्यू को y की वैल्यू से कंपेयर करना है। यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 2 प्लस x2 अपॉन 2 के। जितने स्टेप्स छोड़ दो उतना अच्छा है भाई आप लोगों के लिए। उसके बाद 2 इक्वल्स टू 5 प्लस y2 अपॉन 2 जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 सा 2 और फिर 2 माइनस 2 0 बचेगा। x2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी 0, कैलकुलेट कर लेना। और यहाँ पर 4 माइनस 5 बन जाएगा माइनस का 1। तो y2 की वैल्यू यहाँ पर आ रही होगी माइनस का 1। तो 0 का -1 हमारा सही आंसर बन रहा होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। यहाँ पर हम एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ आ गए। एमसीक्यू नंबर 12 के अंदर हमसे बोल रहे हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें dy अपॉन dx बराबर है एक्स वाई के, ये गिवन है। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई साहब बहुत आसान है। हमारे पास लिखा हुआ है dy अपॉन dx इक्वल्स टू x इंटू वाई। तो सबसे पहले x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लो और y वाली वैल्यूज को एक तरफ। तो dy अपनी जगह पर रहेगा, y मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू x अपनी जगह पर है, dx डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब दोनों साइड पे हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन आएगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन आएगा। अब इधर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ पर y नीचे डिनोमिनेटर में मौजूद है। एक फॉर्मूला होता है कि y, एक तो फॉर्मूला होता है कि हमारे पास अगर फंक्शन ऑफ x डिनोमिनेटर में मौजूद है और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये साथ में dx भी मौजूद है ऑब्वियसली। तो ये बराबर होता है किस चीज के, ln x प्लस c के। यानी कि तुम ये सोच सकते हो कि y हमारे पास न्यूमिनेटर के अंदर लिखा हुआ है, ये फंक्शन है, और y का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू dy हो जाएगा 1। यानी कि डिनोमिनेटर में फंक्शन मौजूद है और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव। समझ आई बात। तो ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पहुंच गए अभी तक आप। ये बराबर हो जाएगा ln y के। तो यहाँ पे लिख देता हूँ साफ सुथरा, यहाँ पे लिखा होता है dy अपॉन y, और इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, इस जगह पे लिखा हुआ है x इंटू डी एक्स। तो ये बराबर हो जाएगा ln y इक्वल्स टू, यहाँ पर x को इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, साथ में प्लस का c आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ln y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नहीं, डी नहीं भाई, यहाँ पे ln y नहीं गिवन, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ये सिली मिस्टेक हम लोग भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक सवाल गिवन है कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला हमें फाइंड आउट करना है। पैराबोला का वर्टेक्स देखें कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। हमारे पास तरीका क्या होगा, वर्टेक्स का मतलब ये है कि हमें h, k निकालना है। ठीक है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले x वाली टर्म्स को एक जगह पे रखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपनी जगह, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे फेंक दूंगा उठा के। तो माइनस का उधर जाके हो गया प्लस का y, प्लस 5 तो जाके हो गया माइनस का 5। अब देखें ये जो जगह है ना, इस जगह पे आपको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, आप इस साइड पर
4 ऐड कर दें, आपने यहाँ पे +4 ऐड किया तो दूसरी साइड पे भी +4 ऐड करना पड़ेगा, यानी y माइनस 5 प्लस का 4। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस का 1। अब आपको करना यह है कि इस पूरी चीज को कंपेयर करवा देना, यहाँ पे तो y माइनस 1 लिखा हुआ है, इसको पढ़े रहने दो, इस पूरी चीज को कंपेयर करवा दो x माइनस एच के होल स्क्वायर बराबर है किस चीज के 4a y माइनस के साहब, इसको कंपेयर करवा दो। तो देखो भाई साहब बहुत आसान है, यहाँ पर तुम्हें पता लग गया कि x के बराबर है ऑब्वियसली, लेकिन +2 किस चीज़ के बराबर है, +2 बराबर है माइनस एच के, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि h यहाँ पे बराबर हो जाएगा -2 के। तो h बराबर रहेगा -2 का, ऑब्वियसली आप साइन चेंज कर दोगे ना, -h बराबर है +2 के, तो h बराबर रहेगा -2 के। 4a किस चीज़ के बराबर है, 4a 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4a को 1 के बराबर रख लेंगे, तो a की वैल्यू आएगी 1/4, इससे मुझे कोई घंटा लेना देना नहीं है। यहाँ पे y के बराबर है, माइनस के बराबर है, लेकिन k किस चीज़ के बराबर है, k 1 के बराबर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k 1 के बराबर। अब h, k लिखना है, तो h की वैल्यू क्या है -2 और k की वैल्यू क्या है 1, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन गिवन नहीं है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ वर्टेक्स यहाँ पे किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, -2, 1 के। बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की जानिब। अब देखें इस MCQ के अंदर हमने क्या करना है, इस MCQ के अंदर हमें गिवन है लेंथ ऑफ एन आर्क, हमें लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल मालूम करनी है, जिस सर्कल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर और उसका सेंट्रल एंगल है 140 डिग्री। अब यहाँ पर करेंगे क्या भाई साहब, हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंस S इक्वल्स टू आर थीटा, हमने आर्क लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ एन आर्क का मतलब ये कि आर्क लेंथ निकालनी है, आर्क लेंथ को हम एस से शो करते हैं, तो आर्क लेंथ हमें मालूम करनी है, एस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, थीटा जो है वो 140 डिग्री, और 140 डिग्री को मल्टीप्लाई बाय पाई कर दें, डिवाइड बाय 180 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। मैं अभी तक कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, 14/118 लिखा हुआ है, तो 2 7 14, 2 9 18, ये हो जाएगा 7 π/9। अब यहाँ पर 7 π/9 को कैसे सॉल्व करना है मेरे को घंटा नहीं पता है, जरा देखते हैं। S इक्वल्स टू आर की जगह पे आपने क्या पुट किया, आर की जगह पे 9 सेंटीमीटर पुट कर दिया, बेहतरीन। थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे 7 π/9। अब देखिए 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, S इक्वल्स टू 7 पाई की जगह पे आपने पुट कर दिया 3.142। आप खुद भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर करीब तरीन होगा आपके। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 और 21 होता है, 0.142 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ तो आएगा पॉइंट में, यानी 21 के करीब तरीन जो आंसर है वो सही होगा। 21 के करीब तरीन 11 नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, 3.14 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, सिर्फ एक आंसर करीब है, वो है 22 सेंटीमीटर। अब समझ आया कैसे सॉल्व करना है, आया क्या? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पे। चलो तो स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 15। MCQ नंबर 15 के अंदर क्या बोला है, एक ट्राइंगल है ABC, ए की साइड है, स्मॉल ए की साइड है 10 सेंटीमीटर पे, बी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, बीटा है 30 डिग्री, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अरे तो सीधा लगाओ ना साइन लॉ। साइन लॉ क्या कहता है, साइन लॉ कहता है कि A अपॉन साइन अल्फा बराबर होता है B अपॉन साइन बीटा के। तो करो ना, A की जगह पे हम लिख देंगे 10 और साइन अल्फा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा की जगह पर हम लिख देंगे अल्फा, क्योंकि घंटा नहीं पता अपने को। B की जगह पे हम लिखेंगे 15 और साइन बीटा की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, साइन बीटा की जगह पे लिखेंगे साइन 30। अब देखो यहाँ पर हम इसको शफल करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अब देखो हमारे पास जगह थोड़ी महदूद रह गई है, बातों बातों में मैं थोड़ा ज़्यादा भूल गया। अब यहाँ पर जज्बात में आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 30 डिग्री से, शाबाश। और यहाँ पर जो साइन अल्फा है वो 15 की जगह पे चले जाएगा और 15 साइन अल्फा की जगह पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 15 यहाँ पर आ गया, इधर आ जाएगा साइन अल्फा। ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशन तो यार तुम्हें आती ही होगी। अब यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, 10 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 5/15 हो जाएगा इक्वल टू साइन अल्फा। अब देखो 5 1 5, 5 3 15। अब यहाँ पर साइन इधर है, साइन इधर आके बन जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखा होगा 1/3 इक्वल्स टू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू निकलेगी साइन इनवर्स 1/3 और ये हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की। यहाँ पर हमसे क्या सवाल किया जा रहा है, यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है कि इफ हमारे पास A बराबर है 7x y 9 के और A बराबर है A ट्रांसपोज के, तो x किस चीज़ के बराबर होगा, y किस चीज़ के बराबर होगा। अरे तो आओ ना चलो चेक करते हैं। देखो A बराबर है किस चीज़ के, 7x y और 9 के। A ट्रांसपोज किस चीज़ के बराबर होगा, A ट्रांसपोज क्या होता है कि हम रो को क्या बना देते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, रो को बना देते हैं हम लोग, अपन लोग रो को कॉलम बना देते हैं। तो यहाँ पर A ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, A ट्रांसपोज ऐसे निकलेगा कि हम 7 और x को रो के बजाय कॉलम में लिखेंगे, y और 9 को कॉलम के अंदर लिखेंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं कि A और A ट्रांसपोज बराबर हैं, यानी कि ये पूरा
ये पूरी चीज बराबर है इस पूरी चीज के, तुम देखोगे 7 तो 7 के बराबर ही आ रहा है, लेकिन x किस चीज के बराबर आ रहा है, x आ रहा है y के बराबर। यहाँ पर y किस चीज के बराबर आ रहा है, y x के बराबर आ रहा है। और 9 तो भाई 9 के ही बराबर आ रहे हैं, यानी कि अपन को पागल बनाया जा रहा है, x को y के बराबर या y को x के बराबर रखो, बात एक ही है, ये एक ही बात है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो आओ भाई साहब इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17 के अंदर क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास एक वर्ड है, इस एक वर्ड को हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन के अंदर देखेंगे तो नो लेटर इज रिपीटिंग, इक्वेशन के अंदर हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन के अंदर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, नो लेटर इज रिपीटिंग। अगर देखो कोई लेटर रिपीट ना हो रहा तो आप सीधा सीधा लेटर्स काउंट करो, ये हो जाएंगे हमारे पास 8 लेटर्स, 1 2 3 चलते 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 8 लेटर्स हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा 8 का फैक्टोरियल कर देना है। अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा होता, मान लो हमारे पास टी 2 मरतबा आ रहा होता, टी कितनी मरतबा आ रहा होता, टी 2 मरतबा आ रहा होता, हम क्या लिखते हैं 8 फैक्टोरियल ऊपर लिखते हैं, यानी जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है ऊपर लिखते हैं, और जो लेटर जितनी मरतबा रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल्स हम बना के नीचे लिख देते हैं। जैसे 8 फैक्टोरियल को 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेते हैं। अगर हमारे पास लेट से क्यू है, वो भी 2 मरतबा रिपीट हो रहा होता तो हम क्या करते हैं, एक और मरतबा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से करते हैं। जब आएगा इसका सवाल तो यार मैं समझाऊंगा दोबारा से, अभी तुम इसके ऊपर फोकस करो। 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 8 फैक्टोरियल का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 8 फैक्टोरियल का मतलब है। तुम कैलकुलेटर से चाहो तो सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40320। अब तुम बोलोगे सर आपने बोला था अभी कैलकुलेटर के बगैर करना है, तो यार तुम देखो याद करो ना, फिर 1 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के, 2 फैक्टोरियल बराबर होता है 2 के, 3 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 6 के, फिर 4 फैक्टोरियल बराबर होता है 24 के, 5 फैक्टोरियल बराबर होता है किस चीज़ के, 5 फैक्टोरियल बराबर होता है 120 के, और 6 फैक्टोरियल बराबर होता है किस चीज़ के, 720 के, और 7 का फैक्टोरियल बराबर होता है 5040 के, और 8 फैक्टोरियल बराबर होता है 40320 के। ये 8 तक याद रख लो बस, काफ़ी है। तो तुम्हारा सही आंसर बन जाएगा 40320। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। चलो भाई अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं। यार देखो एमसीक्यू नंबर 18 में क्या पूछा जा रहा है, एक बैग है उसके अंदर 2 रेड मार्बल पड़े हुए हैं, 2 येलो मार्बल पड़े हुए हैं और 2 ब्लू मार्बल पड़े हुए हैं। तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक रेड मार्बल अगर निकालना होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अरे भाई साहब तो तुम देखो ना, रेड मार्बल एक्चुअली कितने हैं, रेड मार्बल है 2, और यहाँ पर तुम्हारे पास टोटल कितने हैं, टोटल है मार्बल्स 2 रेड मार्बल 2 येलो मार्बल यानी कि 4, और 2 ब्लू मार्बल, ये कितना हो गया 6 तुम्हारे पास वो है क्या बोलेंगे 6 मार्बल्स है तुम्हारे पास, और उनमें से एक रेड मार्बल निकालना है, टोटल रेड मार्बल्स हैं 2। तो तुम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं तुम्हें 2 नंबर तरीका बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट तरीका ये है कि तुम देखो तुम्हारे पास डिजायर्ड वैल्यू क्या है, तुम्हारे पास डिजायर्ड वैल्यू क्या है, उसके नंबर्स कितने हैं, डिजायर्ड वैल्यू के नंबर कितने हैं, और तुम फिर देखो उसके बाद टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल हैं, तो तुम उससे डिवाइड कर दो। जैसे कि तुम्हारे पास डिजायर्ड वैल्यू कितनी है, डिजायर्ड वैल्यू है तुम्हारे पास रेड मार्बल कितने हैं 2 हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं तुम्हारे पास, टोटल मार्बल्स कितने हैं, टोटल मार्बल्स हैं 6, तो तुम 2 को 6 से डिवाइड करो, ये बन जाएगा 1/3, तो 1/3 हमारा राइट आंसर होगा भाई साहब। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। तुम देख रहे हो ये वाला एमसीक्यू गलती से रिपीट हो गया तो हमें इसको स्किप करके आगे जाना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। देखो और यार अब ये मत बोलना कि तुम ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। इस न्यूमेरिकल के अंदर है ही क्या, बोलना एक पोजीशन वेक्टर है, फोर्स एफ है, एफ इक्वल्स टू 2i प्लस का 5 है, जो कि एक पॉइंट ए से मूव की जा रही है पॉइंट बी पे। तो तुमने क्या मालूम करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन मालूम करना है। यार इससे आसान सवाल तो क्या ही हो सकता है। देखो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हमारे पास वर्क डन निकालने का फॉर्मूला था w इक्वल्स टू एफ डॉट डी। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करो, तुम पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, उसमें से माइनस कर दो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए को। तो पॉइंट बी के अंदर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट बी के अंदर लिखा हुआ 4,5 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के अंदर लिखा है 1,1। तो तुम इसमें से 4 में से 1 को माइनस करोगे बन जाएगा 3, 5 में से 1 को माइनस करोगे बन जाएगा 4, यानी कि ये बन जाएगा 3i प्लस का 4j, ये बन गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब तुमने क्या करना है भाई, तुमने यहाँ पर उठा के वैल्यूज पुट कर देनी है। w इक्वल्स टू एफ की जगह पर क्या आएगा, एफ की जगह पर आएगा 2i प्लस का 5j, और डॉट डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर आएगा 3i प्लस का 4j। अब तुम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, आई को आई से मल्टीप्लाई करना, जे को जे से, 2 3 जा 6, आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 5 4 जा 20, और जे डॉट जे 1 के बराबर होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 20 प्लस 6 हो जाएगा 26। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा,
करेक्ट, यानी कि 26। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। खुश तो तुम ऐसे हो रहे हो जैसे कि सारे एमसीक्यूज तुम सॉल्व करो, ऐसे खुश हो रहे हो। तो भाई यहाँ पर देखते हैं, फिर भी सीख रहे हैं अपन। यहाँ पे हमारे पास लिखा है एमसीक्यू नंबर 21 के अंदर कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू 1/4 x² प्लस 4 और y एक्सिस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2। क्या होगा, एरिया हमें मालूम करना है। देखो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन y dy बराबर होता है किस चीज़ के, एरिया के। हमें y की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो स्टार्ट करते हैं। किस चीज़ का इंतजार है हमें, हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू 1/4 इंटू x²। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर dy लगा हुआ है, यहाँ पर dx लगा हुआ है। ये जो पूरा है ना इंटीग्रेशन y dy, इसकी जगह पे कुछ नहीं करना है, इसकी जगह पे तुमने लिख देना a। सिंपल, खत्म बात, खत्म खत्म। यहाँ पर ए अपनी जगह पर रहेगा। 1/4 को बाहर निकाल दो, इसको कौन पूछ रहा है, 1/4 बाहर निकाला। यहाँ पर एक बात समझ लो, 1/4 x², साथ में प्लस 4 भी लिखा हुआ है और साथ में dx लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुमने 1/4, अब तुम यहाँ से क्या करोगे, देखो दोबारा समझाता हूँ, पहले मैंने कुछ गलत लिख दिया था। 1/4 x² लिखा प्लस 4 लिखा, अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/4 अपनी जगह पे रखा, x² को इंटीग्रेट करोगे तो पावर के अंदर 1 बढ़ा देना और उसी पावर से डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा x³ प्लस 4 अपनी जगह पर रखा हुआ है। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, क्या बचेगा 4x। ये 2 नंबर ट्रिक अपन ने अप्लाई कर दी। अब हमने क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई करनी है। x की हायर लिमिट है 2, x की लोअर लिमिट है 1। तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया की जगह पे एरिया रखेंगे, 1/4 अपनी जगह पे रखेंगे, x की जगह पे रख लेंगे 2 का क्यूब और अपॉन 3, यहाँ पे ब्रैकेट बना दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्लस 4, x की जगह पर क्या रखेंगे 2। ये हमने हायर लिमिट्स पुट कर दी हैं। अब क्या करेंगे, अब हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। जैसे कि अब हम यहाँ पर क्या करें, 1/4 x की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, x की जगह पे रख रहा हूँ 1 का क्यूब, नीचे डिवाइड में लिखा हुआ है 3 प्लस 4, x की जगह पे क्या लिख लूंगा 1। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a इक्वल्स टू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8/4 3 12, तो 8/12 हो गया यहाँ पे, प्लस 4 2 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 3 12, यानी कि 1/12 आ गया यहाँ पे आंसर। उसके बाद प्लस का 4 आ गया। अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, भाई साहब ज़रा समझते हैं, कैलकुलेटर में कर लेना ज़्यादा बेहतर है। देखो यहाँ पे मैं फिर भी इसको करके दिखा देता हूँ। हम करेंगे क्या, यहाँ पर एलसीएम को ब्रेक नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे सीधा सीधा कर लेता हूँ। a इक्वल्स टू, देखो 8/12 की जगह मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं कर रहा, कीड़ा कीड़ा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 प्लस 12, 8 सा क्या होता है, 12 8 सा होता है 96। नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 12, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12 प्लस का 4 लिखा हुआ है, तो आपने एलसीएम लिया तो 1 प्लस 12 4 सा क्या हो जाएगा, 12 4 सा 48, नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा 12। अब तुम समझ पा रहे हो मैंने क्यों नहीं एलसीएम ब्रेक किया, मैंने मतलब उसको काटा क्यों नहीं, 8/12 को क्यों नहीं काटा, क्योंकि हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 12 सीधा सीधा। अब 8 प्लस 96 हो जाएगा 104, 104 में से माइनस कर देना है 49 को, तो 48 प्लस 1 क्योंकि 49 होता है, 104 में से 49 को माइनस करा। अभी क्या मजाक है, हम यहाँ कोई कैलकुलेटर है क्या है हम, तो 55 आंसर आएगा। बहरहाल 100 बातों की एक बात, तो 55 को अब 12 से डिवाइड करना है। क्या मजाक लगा के रखा हुआ है, 55 बाहर रखेगा हम 12, 12 4 सा 48 और नीचे बचेगा 7, यानी कि 12 होल 4 और ऊपर आ जाएगा 7। अबे भाई बड़ा लंबा सवाल था ये तो, ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। यार देखो इस एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है लिमिट x cot x की वैल्यू हमें निकालनी है और x टेंड्स टू 0 है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, x अपनी जगह पर रखेंगे, cot x की यहाँ पर रख लेंगे cos x अपॉन sin x। अब देखो तुम्हें एक बात पता है यार कि ये वाला x न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी तो जा सकता है। जैसे डिनोमिनेटर से कोई चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है, ऊपर मल्टीप्लाई वाली चीज़ नीचे आके डिवाइड भी तो हो सकती है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस x को छप्पड़ में उठाएंगे, छप्पड़ में उठा के लाके डिवाइड कर देंगे। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो साइन x अपॉन x ये बराबर होता है 1 के। ये क्या हो जाएगा cos x, x की जगह तुम 0 पुट कर लो, नीचे आएगा 1, cos 0 भी 1 के बराबर होता है, तो हमारा ओवरऑल आंसर बन जाएगा 1। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। बहुत तेज गया लेकिन समझने की कोशिश करना इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। भाई साहब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा जा रहा है कि एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, cos की पावर 5 इंटू 3x इंटू साइन 3x इंटू dx लिखा हुआ है। तो तुम्हें एक बात समझनी चाहिए कि अगर तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर में है, साथ में dx भी है, तो वो बराबर हो जाता है फंक्शन ऑफ x की होल पावर। अगर इस फंक्शन ऑफ x की पावर n है तो ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ x की होल पावर n+1, नीचे डिवाइड में बन जाएगा n+1 c। यानी कि समझो कोई भी फंक्शन उसके बराबर में उसका डेरिवेटिव हो तो उसकी पावर में, उस फंक्शन की पावर में 1 बढ़ाओ और इसी पावर से नीचे डिवाइड कर दो, तुम्हें डेरिवेटिव को और ऑपरेटर को गायब कर देना, दैट्स इट।
तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है cos की पावर 3x। cos की पावर 3x एक फंक्शन है, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या बराबर मौजूद है। तो अगर मैं cos 3x का डेरिवेटिव देखता हूँ तो cos 3x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3x और फिर 3x का डेरिवेटिव 3, यानी कि 3x साइन 3x तो मौजूद है लेकिन माइनस मौजूद नहीं है और 3 मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -3 से मल्टीप्लाई और बाहर -3 से डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, 1/-3 अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को कटाओ, ऑपरेटर को कटाओ, यहाँ पर ये डेरिवेटिव था इसको कटाओ, सिर्फ क्या करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स की होल पावर में एक बढ़ा देंगे, उस पावर से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, cos की पावर 6 इंटू 3x, नीचे डिवाइड में बचेगा 6 और प्लस का c। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos की पावर इंटू 6 इंटू 3x, नीचे डिवाइड में हो जाएगा 3 6 18 प्लस का c। हमारा राइट आंसर होगा। कहाँ है मौजूद ये आंसर, ऑप्शन ए में। भाई गुस्सा क्यों हो रहे हो शरियार भाई, गुस्सा नहीं हो, देखो शरियार भाई गुस्सा नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। कहाँ गए, देखो यहाँ पर इस सवाल के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हमें मालूम करनी है। हमारे पास एक इलिप्स है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कैसे मालूम करेंगे, लिखा हुआ है 25x² प्लस 9y² इक्वल टू 225। देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पर सबको 225 से डिवाइड कर दो ताकि तुम्हारे पास राइट हैंड साइड में 1 आ जाए और इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो ये क्या हो जाएगा, जब 25 डिवाइड बाय 225 होगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 9 बचेगा। यहाँ पर ऊपर 9 बचा, 9 25 से 225 होता है तो ऊपर 9 खत्म हो जाएगा, नीचे बचेगा 25 इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा 1। अब देखो यहाँ पर मेजर एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस लाई कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर। तो हमेशा ए जो होता है वो मेजर एक्सिस होता है, ए स्क्वायर 25 के बराबर होगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 के। तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। अब हमने करना क्या, हमने इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें सी पता होना चाहिए। सी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू है 9, तो 9 आ जाएगा, ए स्क्वायर की जगह पे 25 आएगा, माइनस सी स्क्वायर अपनी जगह पे। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर इधर आके प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब, 25 अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा ये, और सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अब हमारे पास c की वैल्यू 4 आ गई। इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सी अपॉन ए। ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू सी की जगह पे आएगा 4 और a की जगह पे क्या आएगा 5 ना। अबे तो पता लग गया ना, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 4/5 है। तो बढ़ो ना नेक्स्ट एमसीक्यू पे। देखो यहाँ पर लास्ट एमसीक्यू के अंदर ना आपसे सिर्फ एक डेफिनेशन पूछी जा रही है। 25 एमसीक्यू के अंदर पूछा जा रहा है कि 3 स्ट्रेट लाइंस है L1, L2 और L3। ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट होने का क्या मतलब है कि ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पर से पास हो रही हैं। जैसे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर से ये मकड़ी जो बन रही है ना, ये पहली लाइन L1, L2 और L3 तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही है। तो उनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो उनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। ये डेफिनेशन है, ये आप याद रख लिएगा। आपने इसको पढ़ा होगा एक्सरसाइज नंबर 3.1 के अंदर अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर, सिंध बोर्ड की या आप किसी और बोर्ड से तो आपने यकीनन पढ़ा होगा दी स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर के अंदर। तो उसका आंसर है 0। हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ठोको ना सब्सक्राइब का बटन और वीडियो को लाइक करो यार। तुम यहाँ तक पहुँच गए, तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी यकीनन। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हम तुमसे दोबारा मिल सकें नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू नंबर 25 से लेके एमसीक्यू नंबर 50 तक, सॉरी एमसीक्यू नंबर 26 से लेके एमसीक्यू नंबर 50 तक। अल्लाह हाफिज़।